यहाँ भी लोग हमको मिले और उन्होंने हमको उतना ही प्यार दिया। 5-6 महीने हम फिल्मालय स्टूडियो से अपनी जर्नी को शुरुआत की थी। हमारे एक परिचित थे गांव, दूसरे गांव के अलाउद्दीन खान, वो रबड़ की डब्बियाँ बनाते थे। मैं उनका मैनेजर बन गया, उन्होंने अपना मैनेजर मुझे रख लिया। उनको लगा कि मैं काफ़ी काबिल आदमी हूँ। मुझे भी काम की तलाश थी, पैसे की तो ज़रूरत थी नहीं। वे रोटी जो दे दे मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार था, तो रोटी मिलती रही। फिल्मालय स्टूडियो में 1 आध महीना मैं उनके पास रहा, उनके घर पर। उसके बाद फिल्मालय स्टूडियो जो है सीजन रोड पर अंधेरी वेस्ट में है, काफ़ी मशहूर है। R.K. नैयर और ये मुखर्जी ब्रदर्स के साथ में मिलकर के बनाई थी। काफ़ी बड़ी स्टूडियो थी, काफ़ी फेमस स्टूडियो। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया। फिर हमारे एक गॉडफादर मिल गए जो गुलशन राय के कंट्रोलर मैनेजर थे, मिस्टर आर.एल. बजाज साहब ने हमको B.R. चोपड़ा के यहाँ ले आए, उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो एक खूबसूरत, ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत थी स्टूडियो, जहाँ जाने के बाद मैंने कोई अपनी दूसरी चॉइस नहीं रखी। और धूप से आया था और एयर कंडीशन दिन में, इतनी ज़्यादा ठंडक, लाइटें जली हुई, दीवारों पर वो वेलवेट लगे हुए थे, कांच लगे थे। ऊपर जब मैं गया सेकंड फ्लोर पर तो रिकॉर्डिंग हो रही थी और नीचे दिलीप कुमार साहब डब कर रहे थे। जब मुझे लगा कि दिलीप साहब हैं नीचे और हम उनके ऊपर से ये देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि लाइफ का सबसे खूबसूरत माहौल और ये सही टाइम है कि मैं यहाँ पर अपने आप को किसी भी काम के लिए एक्सेप्ट कर लूँ और मुझे काम यहाँ मिले। बस क्या था, हम वहाँ काम शुरू किए। और मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इतिहास गवाह है, हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया। हम दिलीप साहब के फेवरेट थे, जब हम काम करते थे तो उनके लिए रिकॉर्डिंग करते थे। हमने अमित जी के लिए बहुत सारी फिल्में, तकरीबन सारी फिल्में की होंगी 76 के बाद की, चाहे वो सुहाग थी, जंजीर थी, जो भी था, और नटवर लाल, कितनी फिल्मों का नाम मैं बताएं। रेखा जी हमारी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट थी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई आदमी होगा जिसको रेखा जी नहीं पसंद थी, मगर सौभाग्य था कि रेखा जी को मैं पसंद था। वो हमारे अलावा किसी और टेक्नीशियन के साथ काम नहीं करना पसंद करती थी। खून भरी मांग हमने शुरू किया, वहाँ हमारे रिश्ते शुरू हुए। और 96 में भी मैंने फिल्म स्टूडियो को छोड़ दिया था 22 साल बाद। फिर भी हम उनके लिए जाया करते थे। B.R. फिल्म में मेरे एक लड़की से मेरे रिलेशन हुए, संबंध बने, नटराज में थी। वहाँ से हमने हमको वहाँ काम सिखाना शुरू किया, हमारा प्यार हुआ। हमारी शादी राजेश खन्ना जी ने कन्यादान दिया और शादी हुई। मेरी वाइफ जो है इंडिया की पहली वीमेन साउंड रिकॉर्डिस्ट बनी। तो लक मेरे साथ चल रहा था और मैं लक के साथ चल रहा था। मैं काम करने से पीछे नहीं हटता था। मैं 22 घंटे काम करता था, मैं स्टूडियो में ही रहता था हर वक्त। मैंने, हमें प्यार करने के लिए भी जगह नहीं था। हम अपनी रिकॉर्डिंग काम करते हुए अपनी मोहब्बत की जो सिलसिला था उसे जारी रखा। और हम लोगों के गुड बुक में थे। दिलीप कुमार के अलावा हमारी फेवरेट थे मोहम्मद रफ़ी साहब। जब मैं घर से निकला था तो मेरी ख्वाहिश थी कि रफ़ी साहब को मैं देखूं। रफ़ी साहब को देखा, उनके जनाजे में भी शामिल हुआ। दारा सिंह की मैं फिल्में देखा करता था उस समय आने से पहले। तो दारा जी के साथ भी हमने काफ़ी फिल्में काम किया, उनसे मैं बहुत कुछ मस्ती भी करता था। राजेंद्र कुमार, कुछ ऐसे लोग थे। धर्म जी हमारे आज भी फेवरेट हैं। शायद ही कोई आर्टिस्ट में 2500 फिल्मों की रिकॉर्डिंग किया और 30 साल से मैं अनअपोज प्रेसिडेंट हूँ साउंड एसोसिएशन में।
साउंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसका 30 साल से प्रेसिडेंट हूँ। सबका चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं कोई लड़ता है। निर्विरोध मुझे चुन लेते हैं। लगता है मुझे कि मैं काम करता हूँ, ईमानदारी करता हूँ, लोगों की लाइकिंग में मैं हूँ। वहाँ रह करके भी आर चोपड़ा साहब के यहाँ रह करके कभी मुझे लगा नहीं कि मैं नौकरी करता हूँ। ये सारी बातें आप लोगों को आश्चर्यजनक लगेंगी, मगर मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं उनकी ऑफिस का एड्रेस यूज़ करता था, वहाँ पर मैंने अपने लेटर हेड छपा रखे थे, अपनी फिल्में करता था। वहीं से रह करके मैं ताड़देव में जा कर के गाने की रिकॉर्डिंग करता था। 2-2 थिएटरों में मैं काम करता था। जैसे ही गाना रिकॉर्ड चल रहा है, हो गया, फ़ोन आता है, राजेश खन्ना साहब आ गए हैं स्टूडियो में, आप जल्दी आ जाओ नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैं भागता वहाँ से टैक्सी से आना जाना, जो कमाता था टैक्सी वाला ले जाता था। मगर मुझे खुशी थी कि मैं लोगों की नज़रों में एक अच्छा टेक्नीशियन था। काम तो मेरे से अच्छा मेरी वाइफ कर लेती थी, मगर उसको सिखाया, उसका गुरु मैं था। मगर आज उसके नाम से भी मैं जाना जाता हूँ। ये मेरे लिए स्वाभिमान की बात है, बड़े सम्मान की बात है। तो मैंने काफ़ी कुछ काम हमने चोपड़ा साहब के यहाँ रहते हुए किया। और अभी मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। तकरीबन 32 एसोसिएशन हमारी है, जिसमें टोटल आर्टिस्ट और टेक्नीशियन मिला करके 5 लाख के लगभग वर्कर हैं। हमने लॉकडाउन में बहुत सारे मेहनत किया। एक ऐतिहासिक पल रहा लॉकडाउन ने ये साबित कर दिया हमारी अपनी काबिलियत कि फेडरेशन क्या है और उसमें काम करने वाले लोगों की क्या खासियत है, क्या कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 लाख भी किसी से मांगो तो कोई देता नहीं। वहाँ हमने 40 से 45 करोड़ रुपया लोगों में बांटे हैं। और कौन कैसे दे रहा है, अपने आप लोग सपोर्ट करते गए। हम पैंडमिक का डर हमारे अंदर नहीं था, हमें खुशी थी कि हम अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। एम्बुलेंस में राशन लाद करके हमारे लोग ले जाते थे। हमारे जो स्टाफ है, ये लोग विनायक और अपने झा साहब, ये लोग ऐसे टाइम में भी आते थे, आकर के लोगों को सामान राशन रखते थे, फिर वहाँ पहुँचाते थे। तो पूरी जो है यूनिट जो है काम कर रही थी। हमारी ऑफिस सेक्रेटरी जो है घर में बैठ करके वो सारे लोगों का अकाउंट देखना। हम डायरेक्ट लोगों के अकाउंट, सलमान खान को अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि भेज दीजिए नाम। 25,000 नाम हमने भेजे और 25,000 की बजाय उसमें कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ था, अकाउंट गड़बड़ था। तकरीबन 23,000 लोगों के अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हो गया। हमें रोहित शेट्टी ने 51 लाख रुपये दिए, 51 लाख रुपये हमको अजय देवगन ने दिए। हमने सलमान खान को अप्रोच किया, उन्होंने पूछा कि हमारे वर्कर जो हैं उनको दिक्कत होगी तो आप हमें कुछ नंबर भेजें, लोगों के अकाउंट नंबर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि ऑफिसें सारी बंद थी और इतनी कभी व्यवस्था नहीं थी कि सबके अकाउंट नंबर हमारे पास हो पूरे डिटेल के साथ। हमने लोगों को अप्रोच किया, हर एसोसिएशन को, उनको बोला कि भाई आप पता करो, लोगों से कांटेक्ट करो, फ़ोन करो, अपनी ऑफिस में जाओ, जा कर के आपको क्या सुविधा चाहिए हम दिलाते हैं। उन्होंने सबने कोशिश किया, सबके अकाउंट से सबके नाम नंबर आते रहे और वो मैं वहाँ भेजता रहा। तकरीबन 25,000 हमने नाम भेजे थे, जिसमें 2,000 नाम जो है रिजेक्ट हो गए क्योंकि उनके टेलीफोन प्रॉपर नहीं थे, अरे उनके अकाउंट नंबर बराबर नहीं थे। हाँ, तो 23,000 लोगों को हमने उनके माध्यम से 3-3 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र कराए। फिर 1.5 करोड़ रुपया जो है यशराज फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट महिला को ट्रांसफ़र किया 5-5 हज़ार के हिसाब से। फिर नेटफ्लिक्स को अप्रोच किया गया, नेटफ्लिक्स ने करीब 7.5 करोड़ का वादा किया था, 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ रुपया उन्होंने लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। प्रोड्यूसर बॉडी ने करीब 1 करोड़ 87 लाख रुपए दिए, जिसको लोगों को हमने ट्रांसफ़र दिए। इस तरीके से मिलाकर के 36,000 लोगों के अकाउंट में
पैंडमिक के टाइम में हमने पैसे ट्रांसफ़र किए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे माध्यम से करके उनको तक पहुंचाए। तो ये एक खूबसूरत अप्रोच रहा। सबसे पहले हमें फ्रेम पिक्चर प्रोडक्शन ने 4000 एक पैकेट दिए थे राशन के, 15-15 किलो के, वो हमने दिए। फिर अमिताभ बच्चन, सोनी टीवी एंड कल्याण ज्वेलर ने मिल करके 1 लाख कूपन दिए, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के वर्कर के लिए, जिसमें हमारी वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज को करीब 35,000 कूपन मिला, जिसकी वैल्यू जो है 1500 रुपये थी बिग बाज़ार का। वो हमने लोगों को ट्रांसफ़र किया। तो उस गर्दिश के टाइम में जहाँ 10 रुपये की वैल्यू थी, इस तरह से पैसे आते रहे, लोग देते रहे, अप्रोच करते रहे। तो हमें ऐसा लगा कि हम लोग समथिंग हैं, कुछ हैं हमारे पास, हमारे अप्रोच जो है लोगों तक पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको हम अप्रोच और कर सकते थे, और भी चैनल थे जिनसे हम कुछ और भी ले सकते थे, मगर हमें लगा, तब तक से हमने काम शुरू करा दिया था, शूटिंग शुरू हो गई, तो हमें लगा कि अब हमें किसी को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी लाइफ की जर्नी रही। हमने कुछ शाहरुख खान के साथ फिल्म किया था, ये लम्हे जुदाई के, कुछ प्रोड्यूसर के साथ अनबन होने के नाते फिल्म रुक गई थी, मगर हमने उसको किसी तरीके से कंप्लीट किया। और हमारे आज भी संबंध उनके साथ, प्रोड्यूसर के साथ भी अच्छे हैं और शाहरुख खान के साथ भी अच्छे हैं। हमने उनके साथ काम भी किया, रिकॉर्डिंग भी की है उनकी। फिर हमने कुछ रीजनल फिल्में की, 4-5 महीने भोजपुरी फिल्में बनाई। हमने हेलो हैदराबाद हिंदी फिल्म मैंने हैदराबाद में जाकर किया। तो हम करते रहे, फिल्में करते रहे, काम करते रहे, और सोशल वर्क हम ज़्यादा करते रहे। अभी हम 2-3 सीरीज़ बना रहे हैं। एक OTT के लिए फिल्म का प्लान चल रहा है, वो बहुत जल्दी शुरू करूँगा। बीच में बड़ा सुस्त हो गया था, मुझे लगा कि काम क्या करें, किसके लिए करें, पैसा ही सब कुछ तो नहीं है, खुशी भी होनी चाहिए, और ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है आज हमारे पास। पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि लोगों का कल्याण कैसे कर सकता हूँ, लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, चाहे वो मुझसे पहली बार मिला हो या कई बार मिला हो। मेरी हमेशा कोशिश करती है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। और ये जो फेडरेशन है, यहाँ कोई कार्ड नहीं बनता, हम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। ये सारी जो एसोसिएशन है उसकी मदर बॉडी है। तो मदर बॉडी जो है लोगों के अधिकारों की सुरक्षित करती है, प्रोड्यूसर बॉडी से फाइट करती है और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करती है। अभी हमने ह्यूमन राइट में केस किया था कि लोगों को बहुत देर तक काम कराया जाता है। 8 घंटे हमारा एक अधिकार है कि 8 घंटे के बाद हमें एक अधिकार का दुरुपयोग न हो। यहाँ 20-20 घंटे काम होता है। अभी हाल में ही एक्सीडेंट हुआ है, एक लड़का जो है 20 घंटे काम करके जा रहा था। आर्ट डायरेक्टर भी 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाते समय नींद में था और वो गाड़ी टकरा गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसके परिवार के लिए हमारी लड़ाई जारी है, क्योंकि हमने जो अपने नियम बनाए हैं उसमें ये है कि घर से निकलने, यदि हम आपके काम के लिए निकल रहे हैं, हमने अपने घर से बाहर कदम रखा, तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की रहेगी जब तक हम वापस घर नहीं पहुंचते। तो कहीं भी यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके जान माल की जो कीमत है उसके परिवार को आपको देना पड़ेगा। हमने 40 लाख भी दिलाया है एक आदमी के लिए, कभी 35 लाख दिलाए हैं, 25 लाख दिलाए हैं। तो इस तरह से इसके भी अधिकार को हम लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी इसके परिवार को दिलाएंगे। हमारा काम ही यही है कि हम कितना अच्छा लोगों के लिए कर सकते हैं, उसमें स्वार्थ नहीं है। एक खुशी है, स्वार्थ तो है। जो खुशी मिलती है उस परिवार का, जब आशीर्वाद मिलता है,
उनके चेहरे पर आंसू के बाद थोड़ी सी मुस्कान आती कि हमारे परिवार को सुरक्षित करने के लिए थोड़े धन मिले हैं, तो उसको देख करके हमें लगता है कि हमें भी कुछ मिला है। यही काम करते हैं और आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। मुझे आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी जानकारी, इतने सारे आपने काम कर रखे हैं और इतना कोरोना में काम किया। शायद कोरोना सम्मान पत्र हमने जारी किया था आपका, जी, है ना, मेरे को याद आ रहा है। तो वाकई मुझे तो गौरव महसूस हो रहा है। हम तो मतलब सोचते हैं कि दुनिया में एक हस्ती से मिलते हैं, दूसरी हस्ती मिलती है, सोचते हैं कहाँ है। आपने इतना कुछ कर लिया और मतलब अपने प्रोफेशन में भी कमज़ोर नहीं है और आप कर्मचारी की भलाई के लिए भी कमज़ोर नहीं है। तो बहुत ही सुंदर आपका है। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आपने अभी संघर्ष किया कि प्रोड्यूसर्स के लिए की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है वहाँ से, मतलब प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है, ठीक है, वो आपका विषय है क्योंकि आपने सोच समझ के उठाया हो। OTT प्लेटफॉर्म्स पे अभी कंटेंट के ऊपर चल रहा है, उस पर भी आप कुछ कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन तो जारी किया था, तो अभी तक तो इनको ब्लैंक कर रखा था, लेकिन इस पर अगर कुछ आपका कुछ कर रहे हो तो उसमें मैंने OTT के लिए 6 महीना पहले कुछ फिल्में हमने देखी थी। हमें कंप्लेन आया था कि लोग बहुत ही पुअर गंदापन दिखा रहे हैं, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे गांव से दूर से शहरों से आते हैं यहाँ पर, उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर से लड़कियों को। उनको किराए देने होते हैं, उनको अपने लिए आने जाने के लिए साधन लेने पड़ते हैं, वो पैदल चल नहीं सकते, वो बस में चल नहीं सकते, तो वो ऑटो करते हैं, फिर पैसे कहाँ से आएंगे। तो कोई भी रोल के लिए शुरुआत तो लोग बड़े शराफत से करते हैं, बाद में मिसयूज़ करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, इसको रुकावट करने के लिए कि सेंसर होना चाहिए, हमने सेंट्रल को लेटर लिखा, हमने सेंसर बोर्ड को लिखा लेटर, हमने इसको अपना जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को लिखा, जावड़ेकर साहब को लिखा कि इसका सेंसर होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में ये जो गंदी चीज़ें अनसेंसर्ड आ रही हैं, उसको रोका जाए और उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी फिर से सरकार ने इस पर बहुत ही अहम फैसला लिया है कि इस पर हमको OTT में यदि फिल्में गंदी बन रही तो उनको रोका जाए। लोग बड़ी बड़ी कंपनियां गलत फिल्में बना रही थी। हमारा मकसद यही है कि फिल्में बने, लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले, मगर उसको गंदे तरीके से प्रेजेंट न किया जाए। जो भी किया जाए अच्छे तरीके से किया जाए। हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है जिसको हम अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। सेक्स दिखाने के लिए कपड़े उतारना और उसको अभद्र रूप से प्रेजेंट करना, फूहड़ बना देना, वो कोई आर्ट नहीं है। मेरी आपके माध्यम से भी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की फिल्मों को आप तुरंत रोकें, क्योंकि फेडरेशन उसके खिलाफ है। जिसकी भी कंप्लेन हमारे पास आती है उसके खिलाफ हम बिल्कुल स्ट्रांगली उसका अपोज करते हैं। और बहुत सारे लोगों को, जैसे उल्लू था, कुकू है, कौन से इस तरह से बालाजी का, अल्ट बालाजी, सबको हमने लेटर दिया है कि आप यदि नहीं सुधरेंगे तो आपका काम हम नहीं होगा, हम आपके साथ कोऑपरेशन। बहुत सारी जानकारी मिली इस क्षेत्र में भी आपसे। आपने बताया कि ये फिल्में आपकी आई है, तो एज ए प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर कुछ डिफरेंस बता सकते हैं कि प्रोड्यूसर के रूप में तो आपने ये चर्चित फिल्में दी हैं, या और एज ए डायरेक्टर के रूप में, क्योंकि आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, साउंड रिकॉर्डिंग के भी आप किंग हैं, हर क्षेत्र में किंग है, और वो तो आपके फेस से ही लगता है कि आप जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं, और बोलने में भी आपकी मतलब हर चीज़ में मतलब कोई आप किसी को बोले और मना करे ऐसा मेरे को लगता नहीं है, तो आपकी बात को आपको पूरी हो जाती है। तो उसके बारे में मैं चाहूँगा दर्शक जाने। दरअसल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये दोनों काम बड़ा टेढ़ा काम है, और मैंने साधारण काम आज तक नहीं किया है। जब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम वही काम करता हूँ। फिल्म डायरेक्ट करना एक अलग विधा है, अलग सिस्टम है, अलग उसका मज़ा है। जब आप फिल्म बना करके पहली बार फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने कोई संतान उत्पन्न किया और उसकी शक्ल देख रहे हैं। क्या बात है। तो उसकी जो फिल्मों की जो मुस्कुराहट होती है वो आपको बड़ा आनंदित करती है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमने दोनों किया है साथ में।
थोड़ी सी मुश्किल होती थी। जब फिल्में हम बनाते थे तो हमको लगता था कि यार जल्दी जल्दी शूट कर लिया जाए, क्योंकि बजट हमारी बढ़ रही, माइंड में बजट भी है, दूसरे का पैसा लगता है, तो हमें सोचते हैं कि थोड़ी सी अच्छी तरह शूट करें। तो थोड़ी इस मुश्किल से बचने के लिए हमें एक काम करना चाहिए, या तो प्रोड्यूस करना चाहिए या डायरेक्ट करना चाहिए, उसमें अच्छा रहता है। मैंने कभी अपनी कोई फिल्म का रिकॉर्डिंग नहीं किया, मेरी वाइफ रहती थी रिकॉर्डिंग, वो भी सेट पर नहीं होती है। हम इतने लकी हैं कि मेरी वाइफ कभी सेट पर नहीं आई आज तक हमारे, ना मुहूर्त को अटेंड किया है ना कुछ किया। फिल्म इंडस्ट्री की होने के बावजूद भी उसको लगता है कि मैं अपने आर्टिस्टों के साथ सहज नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ यदि सामने है तो मैं जितना खुल करके उनके साथ काम करना चाहता हूँ, उनको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी धारणा गलत ना होते हुए भी बार बार एक डर सा बना रहेगा कि मेरी वाइफ को बुरा तो नहीं लग जाएगा। इस वजह से कभी वो सेट पर हमारे नहीं आई, और आगे भी उनका भविष्य में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मनसा है कि हम जहाँ काम करते हों वहाँ वो खड़ी रह करके इंस्पेक्शन करें और मुझे बताएं कि आप ये हाथ उधर लगाया था, इसको गले क्यों मिल गए थे, इसे क्यों इतनी लाइकिंग में आपकी ज़्यादा क्यों थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हम जब फिल्में बनाते हैं और वो रिकॉर्डिंग करती हैं तो हमें बताती हैं कि आपकी एडिट बराबर नहीं है, आपके शॉट जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, इसको दोबारा शूट कीजिए, और हम उनकी बात मानते हैं। तो हम उनके जिस तरह से गुरु हैं वैसे ही रियल लाइफ में वो हमारी गुरु हैं। तो हम परिवार से भी बहुत संपन्न हैं, कभी हमारा आज तक झगड़ा नहीं हुआ। राजेश खन्ना जी ने हमारी शादी कराई तो उन्होंने एक ही चीज़ वादा लिया था कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उनके आशीर्वाद से हमने शादी किया है। तो मैं और क्या बताऊं। धन्यवाद तिवारी साहब, आपने बहुत ही अद्भुत, हर क्षेत्र में आपके पास अद्भुत जानकारी है जो ख़त्म नहीं होगी, स्टोरी चलती रहेगी, लोग जाने। और अच्छा है, एक बहुत इंस्पिरेशन वाली जानकारी, क्योंकि आपने भी धर्मपत्नी के बारे में भी बताया, तो धर्मपत्नियों को भी इस बारे में जानकारी लेके सपोर्टिंग का जिस तरह कर दी है, मतलब हर तरह से, जैसे दादा साहब फाल्के की धर्मपत्नी सरस्वती जी ने एक रोल किया बहुत बड़ा, और सारा रोल उनका ही था बहुत बड़ा बाद में, तो वैसे हर धर्मपत्नी अपना अपना रोल निभाए अपने क्षेत्र में। ये भी एक आप उनसे जानने की शिक्षा मिलती है। आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत, आप इसी तरह से कल्याणकारी काम करते हैं। धन्यवाद।